Good morning, student. Now we start our next topic in same chapter, दिल्ली सल्तनत। क्या क्या पढ़ा है हमने इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हमने दिल्ली सल्तनत के फॉर्मेशन को देखा है कि किस तरह तोमर राजपूत को चौहान ने डिफीट किया। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने डिफीट किया। मोहम्मद गौरी से जो किंग बनने का जो थ्रोन था एक्सेप्टेशन कुतुबुद्दीन ऐबक के सर पर आया। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के स्लेव थे, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के यहाँ से उन्हीं के नाम से उन्हें हम स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आए। इल्तुतमिश की डेथ के बाद जो रज़िया सुल्तान थी, उनकी डॉटर थी, उन्होंने थ्रोन एक्सेप्ट किया। लेकिन कहा जाता है या माना जाता है, या आज भी हम देखते हैं कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मेंस के सामने एक वुमेन को इतनी बड़ी पोस्ट दी जाए। तो सेम कंडीशन रज़िया सुल्तान को भी फेस करनी पड़ी। जो इल्तुतमिश के 40 ग्रुप्स थे, उनमें से कुछ लोगों ने 40 ग्रुप्स था, जिसे 40 का जो ग्रुप था जिसे चालीसा कहा जाता था, उनमें से कुछ लोग जो इल्तुतमिश के वफ़ादार थे, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया एज अ रज़िया सुल्तान किंग। लेकिन कुछ लोगों ने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो पूरी सल्तनत पीरियड में या पूरी सल्तनत में, किंगडम में, स्लेव डायनेस्टी में एक उथल पुथल सी मच गई, एक टर्मोइल आ गया कि हम इसे एज अ किंग एक वुमेन को नहीं देख सकते। फिर भी रज़िया सुल्ताना ने इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए वो बाकायदा एज अ किंग दरबार में आती थी, जो मीटिंग होती थी उनमें बैठती थी। उसने पर्दा सिस्टम छोड़ दिया था। जिस तरह एक मैन किंग ड्रेसअप करते हैं, वो उसी तरह ड्रेसिंग में आती थी विदाउट पर्दा। ये लोगों को अच्छी नहीं लगती थी चीज़ें कि हम एक वुमेन की बात मानेंगे और उसका इस तरह हमारे साथ आकर बैठना हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्या देखा गया कि रज़िया सुल्तान ने एक स्लेव था याकूत, उसने रॉयल हाउसेस का एक मास्टर बना दिया था। यानी बहुत सारे वर्क जो बड़ी बड़ी पोस्ट जिनको दी जाती थी, जिनके लिए ये वर्क हुआ करते थे, उसने एक छोटे से स्लेव के हाथ में ये चीज़ें दे दी। तो लोगों को ये चीज़ें भी खटकी। उसके बाद इसके साथ जो अगेंस्ट थे रज़िया सुल्ताना के, उन्होंने भटिंडा के गवर्नर, जिनका नाम था, जो इस सल्तनत पीरियड के ही इन्वॉल्व थे, तो गवर्नर ऑफ भटिंडा जिनका नाम अल्तुनिया था, उनकी हेल्प से उन लोगों ने रज़िया सुल्ताना के साथ वॉर की, उन पे अटैक किया और इस वॉर में जो है रज़िया सुल्ताना को डिफ़ीट हुई। उन्हें कैद कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। फिर ये देखा गया कि इस अल्तुनिया ने ही जो जेल में, प्रिजन में रज़िया सुल्तान थी, उनके साथ रज़िया सुल्ताना ने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट के दौरान, उस एग्रीमेंट में रज़िया सुल्ताना की आज़ादी अल्तुनिया से शादी थी। तो रज़िया सुल्ताना ने अल्तुनिया के साथ शादी कर ली और रज़िया सुल्ताना को आज़ाद कर दिया गया। ऑब्वियस है, जब शादी हो जाएगी तो वो उस गवर्नर की वाइफ कहलाएंगी। तो जब ये आज़ाद हुई और फिर इन्होंने, रज़िया सुल्ताना ने अल्तुनिया के साथ मिलकर दोबारा से उनकी जो किंग की पोस्ट थी, यानी उनका जो किंगडम था, वापस लेने के लिए फिर से नई आइडियाज़ करने लगे। लेकिन क्या हुआ, जब वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, तो उस दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए
कहा जाता है, अभी तक ये चीज़ें प्रूविंग नहीं है, कि 3 फैक्ट हैं इनके। एक तो कहा जाता है कि इनकी एक्सीडेंट में मौत हुई थी। एक माना जाता है कि जो ग्रुप ऑफ 40 थे उनमें से किसी ने इनकी हत्या करवाई थी, और एक ये कहा जाता है कि उन्हीं के जो ब्रदर्स थे, उनके जो भाई थे रज़िया सुल्ताना के, उन्होंने कि दोबारा ये आकर हम पर दोबारा से रूल ना करने लग जाए, इसलिए उन्होंने इनकी हत्या करवा दी थी, मर्डर करवा दिया था। तो दोनों ही की, अल्तुनिया और रज़िया सुल्तान की 1240 के दौरान डेथ हो जाती है। यहाँ से रज़िया सुल्ताना का चैप्टर क्लोज़ हो जाता है। रज़िया सुल्ताना के बाद हम जो हैं 3 रूलर्स देखते हैं, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्लेव डायनेस्टी के अंदर, वो हैं बलबन। तो बलबन जो हैं, थोड़ी सी डेट मिस्टेक है, 56 थोड़ी सी डेट मिस्टेक है इसमें, 1265 टू 1287। तो इनके दौरान, यानी अब तो हमने देखा कि 1236 टू 40 रज़िया सुल्तान थी। तो अब इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है, 40 टू 65 के बीच का जो टाइम पीरियड है, इस दौरान क्या हुआ? तो इस दौरान हम ये कह सकते हैं कि रज़िया सुल्तान के जो ब्रदर्स थे, आफ्टर रज़िया सुल्तान के जो 40 का ग्रुप था, उन्होंने इल्तुतमिश के जो सन थे, डॉटर की तो डेथ हो गई, अब जो सन थे उनको एक के बाद एक जो है किंग बनाने लगे। तो पहले जिन्होंने आफ्टर रज़िया सुल्तान के बाद जो हैं बहराम शाह जो 1240 से 42, 40 से 42 के बीच किंग रहे। उसके बाद आए मसूद शाह जो 42 से 46 तक रहे। और एंड में जो सबसे छोटे बेटे थे किंग के इल्तुतमिश के, वो थे नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन महमूद, ये रहे 46 टू 65, यानी 1246 टू 65। तो आप देख रहे होंगे कि इनका जो टाइम पीरियड है ये काफ़ी लंबा है। हाँ, माना जाता है कि नसीरुद्दीन मोहम्मद जो थे, इनसे पहले बहराम शाह, उसके बाद मसूद शाह, उसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद। माना जाता है कि जो इल्तुतमिश के जो सन थे वो अपने आप में इतने कैपेबल नहीं थे, इतने क्वालिटी नहीं थी उनमें जो एक किंग में होनी चाहिए, वो नहीं संभाल पाए किंगडम्स को, इसलिए वो इतने जल्दी एक के ऊपर एक डिफीट करते गए, एक के ऊपर एक ओवर रूल करते गए और गद्दी से हटते गए। नसीरुद्दीन मोहम्मद जो थे, अपने आप में एक बहुत ही इनकी भी एक हिस्ट्री है, हम शॉर्ट में देख लेते हैं हल्का सा। इनकी भी हिस्ट्री कहते हैं, एक जो पीसफुली मैनर के जो किंग्स होते हैं, जो बिल्कुल अमन चैन चाहते हैं, उस टाइप के किंग थे ये। इनकी जो माना जाता है कि इन नसीरुद्दीन मोहम्मद के, यानी इल्तुतमिश के जो 40 का जो ग्रुप था, उनमें से एक मेंबर का नाम था बलबन, जो हम इनके बाद देखेंगे। तो जो बलबन थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी नसीरुद्दीन मोहम्मद से करवा दी थी। यानी अब जो है
किंग जो है उनका दामाद था। तो नसरुद्दीन मोहम्मद के पीछे जो पूरी रूलिंग सिस्टम था वो बलबन ही चलाते थे। इसीलिए नसरुद्दीन मोहम्मद की डेथ के बाद जो बलबन थे वो राजगद्दी पे बैठे। जो बलबन थे वो राजगद्दी पे बैठे। कब? 1265 में। तो बलबन ने, क्योंकि इतने टाइम से भी नसरुद्दीन मोहम्मद के पीछे रूल करने का सिस्टम बलबन का ही था, तो बलबन का पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन। 65 to 87 जो नसरुद्दीन महमूद की डेथ के बाद इन्होंने थ्रोन एक्सेप्ट किया। नसरुद्दीन बलबन के बारे में बात की जाए तो बलबन में वो सारी क्वालिटी थी जो एक किंग में होनी चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली किया, लेकिन इनका जो किंग रूल करने का तरीका था वो थोड़ा लोगों को समझ में नहीं आया। यानी एक क्रूर राजा के तौर पे, या ये कह सकते हैं कि अपने आप को इन्होंने सबके सामने एक सुपर, यानी माना जाता है कि बलबन ने अपने आप को अपनी जनता के सामने, अपनी प्रजा के सामने ये कहा कि किंग जो होता है वो गॉड ऊपर है। तो गॉड का जो दूसरा रूप है, क्योंकि गॉड ऊपर रहते हैं, आसमानों में रहते हैं, यूनिवर्स में है, तो जो गॉड का दूसरा रूप है वो गॉड ने अर्थ पे भेजा है। किसके बिहाफ? किंग। यानी जो गॉड का दूसरा रूप अर्थ पे किंग है। तो लोग किंग को इतना सुपरमेसी माने, इतना सुपर माने कि हर एक बात को गॉड की बात मानते हुए एक्सेप्ट करें। ये बलबन का सिस्टम था। बलबन ने अपने ही दरबार में एक सिजदा सिस्टम स्टार्ट किया था। पैबूस कहा जाता है कि जब लोग आएँ तो उसके सामने झुकें, सजदा करें और उसके हाथ को उसके हैंड्स पे अपना सर टेक कर रखें, उसके पैरों में अपना सर झुकाएं। और इसके साथ साथ उसने ब्लड एंड आयरन की जो नीति होती है उसे यूज़ किया था। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी ली थी। इस ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी का मतलब होता है कि जो भी दुश्मन होगा, मेरा जो भी एनिमी होगा, अगर वो मान जाता है, मेरे तरफ आ जाता है या मेरी सारी कंडीशंस को एक्सेप्ट करता है तो वो बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं मानता तो आप ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी यूज़ करो, यानी उसे तो मार दो और उसके जो बच्चे होंगे, जो उसकी फैमिली में वुमेन्स होंगी और चिल्ड्रंस होंगे, उन्हें एज अ स्लेव यूज़ करो। ये है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। इसके साथ साथ ये देखा गया कि जो बलबन थे उन्होंने पर्शियन फेस्टिवल नवरोज को बहुत इम्पोर्टेंट दी और अपने किंगडम में चलाया। और इसके साथ साथ उन्होंने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था जिसको दीवाने अर्ज़ कहा जाता है, जो उसकी पूरी डायनेस्टी में, स्लेव डायनेस्टी में लॉ एंड ऑर्डर यानी अमन व सुकून और जो लॉ बनाया, कानून बनाते थे ताकि सब कुछ सिस्टमेटिकली चलता रहे। जो इसके साथ साथ बलबन में के जो सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि ये खुद भी इल्तुतमिश के 40 ग्रुप के मेंबर रह चुके थे और ये बहुत अच्छे से जानते थे कि कहाँ कौन सी रणनीति, कौन सी पॉलिसी को यूज़ करना है ताकि लोग इनके ही अगेंस्ट ना होते हुए इनके फेवर में हो जाए। इन्होंने जो दीवाने अर्ज़ एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था, जिसकी वजह से ये देखा गया कि जो मंगोल्स थे, जो बार बार एंटर करने की कोशिश कर रहे थे इंडिया में, उनको डिफीट करना बहुत आसान था। इनकी रणनीति बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो स्लेव डायनेस्टी का जो पूरा सिस्टम है
वो बलबन पे आके एंड होता है। यहाँ से बलबन की जो डेथ हो जाती है 1287 में, तो यहाँ से स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। और जब स्लेव डायनेस्टी ख़त्म होती है तो कुछ नई चीज़ सामने आएगी। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में इसके बाद जो डायनेस्टी देखते हैं, हम खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।